इस ट्यूटोरियल में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और साथ में उसकी यूनिकनेस को भी प्रूव करेंगे। अब पहले हम लेमा को पढ़ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है a और b, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ना हम ऐसे भी लिख देते हैं z प्लस। z सिंबल हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर उसके ऊपर हम ऐसे प्लस डाल देते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो a b बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब वो कहता है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, तो दो यूनिक इंटीजर्स होंगे q और r। तो q और r भी हमारे पास दो इंटीजर्स होंगे सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। देखो इसका क्या मतलब है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर a को मैं b से डिवाइड करूं तो q उसका कोशेंट होगा और r उसका रिमाइंडर होगा। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो a जो है a है से 13 और b मान लो b है मेरे पास 5, तो मैं 13 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू 2 10, तो बचेगा कितना 3। तो 13 को अब मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 13 क्या हो गया मेरे पास a, 5 मेरे पास क्या हो गया b, 2 मेरे पास क्या हो गया कोशेंट, और 3 मेरे पास क्या हो गया रिमाइंडर, राइट। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। गिवन क्या है कि a और b क्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और फिर q और r, अब इनको हमने सिर्फ इंटीजर्स बोला, इनको हमने पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है। कैसे, अब मान लो a मेरे पास है 10 और b है मेरे पास 5, ठीक है। तो इस केस में मैं a को अगर b से डिवाइड करूं, यानी कि 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, तो 5 इंटू 2 10, नीचे कितना बचेगा 0। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो इस केस में रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर मेरा हो गया 0, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इस केस में रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब एक केस में और ले लेता हूँ, मान लो a को अब मैं ले लेता हूँ से 10 और b को मैं ले लेता हूँ से 11, b को मैं a से बड़ा ले लेता हूँ। तो जब मैं 10 को 11 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा ही नहीं इस पर, राइट, तो ये 0 पे ही जाएगा। तो नीचे कितना बच जाएगा, 10 का 10 बच जाएगा। तो यानी कि इस केस में मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, का मतलब क्या हो गया, a कितना है, a है 10, b कितना है, b है 11, q कितना है, q हो गया 0, और रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 10 का 10 ही बच गया। तो इसको अगर मैं 10 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मुझे ये ऐसे मिलता है, जिस केस में कोशेंट मेरे पास क्या आ गया है 0, इस केस में कोशेंट 0 हो गया। तो इसलिए q और r को हमने सिर्फ इंटीजर लिखा है, ना के पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि a और b अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमेशा हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स होंगे q एंड r, सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। देखो यहाँ तक की बात तो हमने कर ली। अब हम इसकी बात करते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन b, कि रिमाइंडर जो है वो यहाँ तो 0 या 0 से बड़ा होगा और वो हमेशा b से छोटा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है ये। अब हम ये एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास a है से 9 और b है 3। अब 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 इंटू 3 9, नीचे बच गया 0, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। अब अगर a को मैं 10 कर दूँ, b 3 रखूँ, तो 10 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1।
अगर a को मैं 11 कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 11 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। अब अगर मैं a को 12 कर दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 फिर 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर फिर से 0। तो यानी कि मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। राइट, यही होगा ना। जैसे 12 पूरा डिवाइड हो गया तो 13 को डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, 14 को डिवाइड करूंगा 2 बचेगा, 15 फिर 3 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा जो है वो b से छोटा ही होगा, 0 से लेके b-1 तक। तो इसीलिए ये बोला गया है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r स्ट्रिक्टली लेस देन b। तो b से तो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू b-1। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये और ये, बिल्कुल बराबर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिकनेस की। अब देखो, ये जो पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, यूनिकनेस ऑफ q एंड r, ये बोला ना उसने कि यूनिक इंटीजर्स q एंड r, ये आपके सिलेबस में एज सच तो नहीं है। इट्स अ गुड टू नो थिंग, राइट। अगर आप सीखना चाहते हो तो इस ट्यूटोरियल को आगे देखो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ये लेमा ये कहता है कि q और r जो है ये यूनिक इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वही एग्जांपल मैंने ली कि a को अगर मैं 13 लूँ और b को मैं लेता हूँ से 5, ठीक है, तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये मेरा q हो गया और ये हो गया मेरा r। तो वो ये कहता है कि ये q हमेशा यूनिक होगा और r भी हमेशा यूनिक होगा। कभी क्वेश्चन 2 आ जाए, कभी क्वेश्चन 3 आ जाए, कभी क्वेश्चन 4 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। q हमेशा यूनिक होगा और r भी हमेशा यूनिक होगा। देखो, हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। साथ में मैं ये भी लिख देता हूँ कि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन b। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो ये यूनिक नहीं है। ओके, एज्यूम दैट q एंड r आर नॉट यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट q प्राइम एंड r प्राइम। तो कोई और दो इंटीजर्स ले लेता हूँ, q प्राइम और r प्राइम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट q प्राइम एंड r प्राइम सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्राइम प्लस r प्राइम। यही हुआ ना इसका मतलब, कि अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि q और r यूनिक नहीं है तो इसका मतलब एक पेयर और एग्जिस्ट करता होगा q प्राइम और r प्राइम का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 2। ना फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों a के बराबर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू प्राइम प्लस आर प्राइम। अब मैं इसको आर प्राइम बोलता हूँ, आप इसको आर डैश भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों टर्म्स ठीक होती हैं। अब मैं काम करता हूँ कि Q वाली टर्म्स मैं एक साइड पे ले जाता हूँ और R वाली एक साइड पे। सो दिस इम्प्लाइज बी क्यू माइनस, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बी क्यू प्राइम इज इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले गया। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे b यहाँ पे कॉमन है तो अंदर आ गया q माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ओके, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, जब मेरे पास ये आ गया ना b इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू आर प्राइम माइनस आर, तो मुझे ये तो पक्का ही पता है कि b जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये तो हमें गिवन ही है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो केसेस बनते हैं, या तो ये केस बनता है कि q माइनस क्यू प्राइम ये पॉजिटिव है, तो अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म जब एक और पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब इधर वाली टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी बराबर होंगे। दूसरा, ये तो पक्का पॉजिटिव है ही है b, अगर ये टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। यही दो केसेस बनते हैं और तो कोई केस नहीं बनता ना।
क्योंकि Q और Q प्राइम हमने डिफरेंट नंबर एज्यूम किए हैं तो इसलिए Q माइनस Q प्राइम जीरो तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली R प्राइम माइनस R भी जीरो नहीं हो सकता। तो अब हम इसी को लेके चलते हैं। ये पहला वाला केस हम पहले पिक करते हैं कि ये भी पॉजिटिव मान लिया और इस टर्म को भी पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो हमने Q माइनस Q प्राइम इसको हमने ग्रेटर देन ज़ीरो माना एंड सिमिलरली R प्राइम माइनस R इसको भी हमने ग्रेटर देन ज़ीरो माना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ एक बात और नोटिस करना, हमें यह भी पता है कि R क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर, Q प्राइम क्या है, इंटीजर, R प्राइम क्या है, इंटीजर, सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस लूँ हो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ही होगा अगर पॉजिटिव है। ये ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। क्यों? अब Q और Q प्राइम की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इस लिस्ट में से किसी एक नंबर को अगर मैं किसी और नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा इसी लिस्ट से, लेकिन उससे बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा और मुझे ये पता है कि ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो एक या एक से बड़ी ही होगी। सिमिलरली R प्राइम माइनस R भी ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही होगा। चलो ठीक है, अब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, इसकी वैल्यू अगर वन या वन से बड़ी है तो जब ये B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि B इंटू Q माइनस Q प्राइम, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली B या B से बड़ी होगी। ये वैल्यू डेफिनेटली B या B से बड़ी होगी क्योंकि B पॉजिटिव है, ये एक या एक से बड़ा है। तो इसको जब मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये B के बराबर या B से बड़ा ही होगा। देखो मैं इस पर क्यों बार बार इतना ज़ोर डाल रहा हूँ कि एक के बराबर या एक से बड़ा, इसका एक रीज़न है। आप ये एग्जांपल लो, मान लो 5 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जवाब क्या आएगा, 2.5। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर मैं 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, लेकिन 5 को अगर मैं 1 से बड़ी टर्म से चाहे 1.1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 5.5। यानी कि फिर ये जो वैल्यू है फिर वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो 1 या 1 से बड़ी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर को तो वो या तो सेम रहेगा, अगर 1 है तो सेम रहेगा, नहीं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन 1 से छोटी चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार ये एम्फेसिस दे रहा हूँ कि Q माइनस Q प्राइम की वैल्यू एक या एक से बड़ी है। तो जब मैं उसको B से मल्टीप्लाई करूँगा तो ओवरऑल ये जो पूरी वैल्यू है या B के बराबर होगी या B से बड़ी होगी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये पूरी वैल्यू R प्राइम माइनस R के बराबर है, तो यानी कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि R प्राइम माइनस R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B, है ना। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो यानी कि R प्राइम को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू B प्लस R, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब मुझे ये पता है कि B जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और R की वैल्यू हमें पता है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। हमें पता है कि R की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ R प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू B प्लस R। तो ये डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू B तो है ही है ना। B प्लस R जो है या तो B के बराबर है, अगर R की वैल्यू ज़ीरो हो तो ये B के बराबर हो जाएगा, अगर R की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगी तो ये B से बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि B प्लस R डेफिनेटली B के या तो बराबर है या B से बड़ा है, छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूँ कि R प्राइम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू B है ना। यहाँ से ये निकल आया कि R प्राइम जो ग्रेटर देन और इक्वल टू B, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि रिमाइंडर जो है वो B के बराबर या B के बड़ा हो गया, B के बराबर या B से बड़ा हो गया। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर जो है वो ये जो डिवाइज़र होता है उससे हमेशा छोटा होता है। दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अब दूसरे केस में मेरे पास क्या है कि B इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू R प्राइम माइनस R। इसमें हमने ये कंसिडर किया था कि Q माइनस क्यू प्राइम भी नेगेटिव है और R प्राइम माइनस R भी नेगेटिव है, ये दोनों मैंने नेगेटिव कंसिडर किए थे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -b इंटू क्यू माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस आर प्राइम माइनस आर। तो अगर माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा b इंटू क्यू प्राइम माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम, यही हो जाएगा। अगर q माइनस क्यू प्राइम अगर नेगेटिव था तो q प्राइम माइनस क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली r प्राइम माइनस r अगर नेगेटिव था तो r माइनस r प्राइम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये फिर से वही वाला केस बन जाता है और हम फिर से प्रूव कर देंगे जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस इट हैज़ टू बी यूनिक। देयर कैन नॉट बी 2 Q's एंड 2 R's, दो अलग अलग पेयर नहीं हो सकते Q और R के, इट हैज़ टू बी यूनिक। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.